चलिए आज सदियों पुरानी एक गूंज को सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ जमीन पर बसने की नहीं बल्कि इंसान के मन के ठहरने की है। ये कहानी उस एक बुनियादी चुनाव की है जिसने सत्ता यानी पावर को जन्म दिया। और यकीन मानिए ये वो चुनाव है जो आज भी हमारी जिंदगी को, हमारे समाज को आकार दे रहा है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है। असल में ये कहानी हमारे अंदर की ही है। स्वतंत्रता और सुरक्षा, इन दो चीजों के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली कश्मकश। ये समझने की कोशिश है कि आखिर कैसे और क्यों इंसान ने एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज का सौदा कर लिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलते हैं उस दौर में जब इंसान एक जगह टिक कर नहीं रहता था, जब जिंदगी का मतलब ही था बस चलते रहना, एक जगह से दूसरी जगह बिना रुके। उस वक्त जो घुमंतु इंसान था उसका पूरा फोकस, उसकी पूरी चिंता बस एक चीज थी कि अगला 24 घंटा कैसे निकलेगा। अगला दिन देखना है। ना कोई घर, ना कोई जमीन, ना ही कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग। वो बस एक मुसाफिर था जो हर पल को जी रहा था। आज की फिक्र बस आज। और फिर आया वो मोड़ जहां सब कुछ बदल गया। यहां देखिए मानसिकता में कितना बड़ा फर्क है। एक घुमंतु के लिए कोई भी संकट आए, उसका हल क्या था? भाग जाओ। अगर सूखा पड़ा तो पूरा का पूरा कबीला ही आगे बढ़ जाता था। प्रॉब्लम को पीछे छोड़ देना ही सल्यूशन था। लेकिन जो इंसान बस गया, उसके लिए भागना कोई ऑप्शन नहीं था। उसे रुककर सामना करना था। और यहीं से एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत होती है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां एक चीज ने, एक आविष्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो थी खेती। इसी एक चीज ने इंसान को जमीन से ऐसा बांधा कि उसके कंधों पर एक बिल्कुल नया, एक भारी बोझ आ गया, आने वाले कल का बोझ। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव था। अब अगर सूखा पड़ता तो कोई भाग नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसका भविष्य, उसकी मेहनत, उसका सारा अनाज, वो तो जमीन में गड़ा हुआ था। भागने का ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब तो एक ही रास्ता था, प्रॉब्लम का सामना करो। और इसी मजबूरी ने जन्म दिया एक बहुत भारी भरकम शब्द को, जिम्मेदारी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिंदगी सिर्फ आज की नहीं रही, अब सब कुछ अगले मौसम के लिए था। जिम्मेदारी का सीधा सा मतलब था आने वाले कल के लिए सोचना, उसके लिए प्लानिंग करना और फिर उसके अच्छे बुरे नतीजों को भुगतना भी। और जैसे ही ये भविष्य की चिंता, ये जिम्मेदारी आई, पूरे समूह को महसूस होने लगा कि हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस बोझ को उठा सके। कोई तो हो जो सबके लिए सोचे, सबके लिए योजना बनाए और मुश्किल फैसले ले सके। बस यहीं से सत्ता का सबसे पहला, सबसे कच्चा रूप सामने आया। जिस एक इंसान ने ये नई जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, वही पहला लीडर बना। और उसे जो अधिकार मिला कि वो सबके लिए फैसले ले सकता है, उसी अधिकार को कहा गया सत्ता। तो जिम्मेदारी से लीडर आया और लीडर से आई सत्ता। लेकिन ये कहानी और भी दिलचस्प है। अब देखते हैं कि कैसे सिर्फ थोड़े से फालतू अनाज ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया, जिससे न सिर्फ एक पूरी इकोनॉमी बनी बल्कि एक शासक का भी जन्म हुआ। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले थोड़ा एक्स्ट्रा अनाज हुआ तो कुछ लोगों को खेती करने की जरूरत नहीं रही। उन्हें मिला खाली समय। अब खाली समय में उन्होंने नए हुनर सीखे। कोई औजार बनाने लगा, कोई कपड़े बुनने लगा। इससे आई स्पेशलाइजेशन। और फिर शुरू हुआ व्यापार। किसान ने कहा, तो मुझे औजार दो, मैं तुम्हें अनाज दूंगा। लेकिन जहां भी लेन देन होता है, वहां धोखे और झगड़े की गुंजाइश भी होती है। इसी धोखे और झगड़े को रोकने के लिए एक पावरफुल रेफरी की जरूरत पड़ी। और वही रेफरी बना राजा। तो राजा के पास दो बड़े काम थे। एक, वो बाहरी कबीलों के हमले से बचाता था। और दूसरा, जो कि बहुत जरूरी था, वो बाजार का रेगुलेटर था। वो इस बात की गारंटी देता था कि व्यापार में कोई चीटिंग ना हो। उसकी मौजूदगी से ही हर सौदे को एक लेजिटिमेसी, एक वैधता मिलती थी। अच्छा, सत्ता मिल तो गई, लेकिन उसे बनाए रखना, उसे मजबूत करना, ये एक अलग ही खेल था। और इसके लिए शासकों ने दो सबसे पावरफुल इंसानी जज्बातों का इस्तेमाल किया। पहला स्तंभ था बाहरी खतरे का डर। सत्ता को बनाए रखने का ये सबसे आसान तरीका था। राजा ने कहा, देखो, अगर हम एक साथ नहीं रहे तो बाहर के कबीले आएंगे और हमें लूट लेंगे। इस डर के माहौल में लोगों ने खुशी खुशी अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में दे दिया। आखिर ये उनकी सुरक्षा की कीमत थी। लेकिन बाहरी दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक था अंदर का दुश्मन,
अंदरूनी अराजकता का डर। सोचिए, अगर लोग आपस में ही लड़ने लगें, एक दूसरे को मारने लगें, तो पूरा समाज ही खत्म हो जाएगा। और इसे रोकने के लिए सिर्फ तलवारें और सेना काफी नहीं थी। इस अंदरूनी खतरे से निपटने के लिए सामने आया पुजारी वर्ग। उन्होंने समाज को कहानियां दी, पाप और पुण्य की, सही और गलत की, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने राजा को भगवान से जोड़ दिया, उसे एक डिवाइन लेजिटिमेसी दी। अब नतीजा यह हुआ कि राजा का विरोध करना सिर्फ एक बगावत नहीं, बल्कि भगवान का विरोध करना बन गया, एक धार्मिक पाप। इस तरह सत्ता ने तलवार और धर्म दोनों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो अब तक सत्ता और व्यवस्था की जो बातें थीं वो सब हवा में थीं, एक आइडिया की तरह। अब हम देखेंगे कि कैसे इन आइडियाज ने जमीन पर पहले शहरों की बनावट में अपनी जगह बनाई। आप किसी भी पुराने शुरुआती शहर का नक्शा उठाकर देख लीजिए। उसके ठीक बीच में, सेंटर में, आपको क्या मिलेगा? या तो मंदिर या राजा का महल। यह एक बहुत साफ, एक फिजिकल मैसेज था कि इस समाज का दिल, इसका सेंटर, वो सत्ता ही है। बाकी पूरी की पूरी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द बसाई गई थी। और ये जो बंटवारा था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसे नियोजित असमानता या प्लान्ड इनइक्वालिटी कह सकते हैं। मतलब एक जानबूझकर बनाया गया सिस्टम। समाज को एक पिरामिड की तरह बांट दिया गया। सबसे ऊपर सोचने वाले लोग यानी राजा और पुजारी, बीच में व्यापारी और कारीगर, और सबसे नीचे काम करने वाले यानी किसान और मजदूर। सुनने में ये कठोर लगता है, और था भी, लेकिन एक बड़े कॉम्प्लेक्स समाज को चलाने के लिए उस वक्त ये एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका था। तो आखिर में ये है वो बड़ा सौदा, वो फिलॉसफिकल सौदा जिस पर पूरी सभ्यता की नींव रखी गई। एक तरफ हमने अपनी जंगली आज़ादी, अपनी बराबरी, अपनी मनमर्जी छोड़ दी, और बदले में हमें मिला क्या? एक लंबी जिंदगी, सुरक्षा और सुविधा। हमने सोचा था कि हम सिर्फ जमीन पर बस रहे हैं। हमें यह अंदाजा भी नहीं था कि हम खुद को एक सिस्टम में हमेशा के लिए कैद कर रहे हैं। चलिए, अब इस हजारों साल पुरानी कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये सवाल आज भी इतने जरूरी क्यों हैं। क्योंकि सच तो यह है कि सत्ता के नियम आज भी नहीं बदले हैं। आज भी सत्ता इन्हीं 3 चीजों पर चलती है: इकोनॉमिक कंट्रोल, सुरक्षा का वादा, और समाज को जोड़ने वाली बड़ी बड़ी कहानियां, चाहे वो नैतिक हो या राष्ट्रीय। बस चेहरे बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, लेकिन खेल का मूल सिद्धांत आज भी वही है। और ये सब हमें इतिहास के उसी बुनियादी सवाल पर वापस लाकर खड़ा कर देता है। वो सत्ता जो भूख से जन्मी थी, डर के साए में बड़ी हुई और संगठन के नाम पर मजबूत हुई, क्या उस सत्ता के साथ हमारा आज का सौदा भी एक फायदे का सौदा है? क्या आज हम अपनी आज़ादी की जो कीमत सुरक्षा के लिए चुका रहे हैं वो सही है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अंदर खोजना होगा, क्योंकि इसी जवाब पर हमारे आने वाले कल की दिशा टिकी है।